हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड व्लॉग्स। आज का हमारा सेशन होगा प्रीवियस ईयर ईपीएफओ 2017 का अकाउंट्स का सेक्शन डिस्कस करना। इससे पहले मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड मैथ्स रीजनिंग एंड आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का पेपर डिस्कस किया है, आप उसे देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन 56 to 70 तक आया है। अराउंड 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड पेपर कैसा रहा है ये एट द एंड आपको खुद भी समझ आएगा, मैं डिस्कस भी कर लूँगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं 56 से। इन केस ऑफ गोल्ड, रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज़। ठीक है, ये कह रहा है कि गोल्ड के केस में जो हम रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज्ड करेंगे अकाउंटिंग पीरियड में। कब? तो ठीक है, डिलीवर्ड, सोल्ड, माइंड, आइडेंटिफाइड टू बी माइंड। माइंड जब होता है उसी वक्त हम रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज्ड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंसेस टू बी मैच विद द रेवेन्यू बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैश कॉस्ट। आपका इसका आंसर होगा ओरिजिनल कॉस्ट। याद रखिए कि अकाउंटिंग के टाइम पे जो भी हमारा हिस्टोरिकल वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट होता है, हमेशा वही कंसिडरेशन होता है। ये जो आप बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें ये मेंशन्ड है। अभी हम जल्दी जल्दी से पेपर देख लेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगी। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस कि जब आप कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन बिजनेस सेटअप करता है या कमेंस करता है, उससे पहले की जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वो एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बिफोर दैट आप क्या करोगे, आपको आजकल ऑनलाइन है तो इंटरनेट सर्विसेज चाहिए एंड बुक्स चाहिए या अदर रिसोर्सेज चाहिए। तो ये आपका क्या हो रहा है, सो दैट कि आप वो एग्ज़ाम निकाल सकें। तो वो आपका प्रीलिमिनरी क्या है, एक्सपेंसेस है, ये बुक्स और आपकी ये जितनी भी रिसोर्सेज आप अवेलेबल रखते हो अपने लिए पढ़ने के लिए। तो इन द सेम वे किसी कंपनी के लिए सेटअप करने से पहले कुछ ना कुछ बेसिक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, और वो एक एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, ये एक वो आपका एक डिटेल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी कैपिटल इन नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल में जाते हैं, जो रेवेन्यू इन नेचर होते हैं वो रेवेन्यू में जाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए है कि ये रेवेन्यू से ये आपका यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का मैं मतलब समझाना चाह रही थी, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स पे लग रहा है। अब एसेट इन द सेंस आपकी लैंड, बिल्डिंग्स, एनीथिंग, सॉरी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन ये सारे जो आपके एसेट्स होते हैं, जो फिक्स एसेट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। ठीक है, वो उस पर जो है डेप्रिशिएटिंग वैल्यू, मतलब हर साल क्या होता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जांपल आपने कार आज परचेस की, एज सुन एज यू परचेज द कार, ठीक है, जो उसकी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली 10 to 20% डेप्रिशिएट हो जाती है। आप मशीनरी लेते हो कोई भी, ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप को आप 5-10 साल बाद 5 साल एटलीस्ट यूज़ करके अगर आपने 40,000 का लिया है फॉर एग्जांपल, अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो हर साल भी अगर उस पर 10% भी वो डेप्रिशिएट हो रही है तो अराउंड उसका 5 साल में 50% वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। दैट मीन्स कि वो 20,000 में आप बेच दोगे। 40 का लिया था, 5 साल बाद 20 में बेच रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इस तरीके से डेप्रिशिएशन का होता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस के उसमें आता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो बनते हैं इसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है कि एक हमें ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी, एक कंसिस्टेंसी। देखिए, आप जो ये एक जो फॉलो कर रहे हैं वो सारी कंपनीज
ही फॉलो कर रही हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अलग रूल, दूसरी कंपनी अलग रूल, तो फिर क्या होगा, चीज़ें कंपेरेबल नहीं हो जाती है। ओवरऑल द ग्लोब में, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही एक कॉमन बनने होंगे। आपके कंपनी एक्ट इज़ नॉट फॉर ए सिंगल कंपनी, इट इज़ फॉर ऑल द कंपनी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। एंड रूल्स आर ऑल्सो फॉर MNCs एज वेल, ठीक है। तो ये सारे कॉमन फॉर ऑल होता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड होता है। नाउ कम टू द 61, हमारा 61 में हो जाएगा, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल। आपको निकालना है कि इंश्योरेबल अमाउंट को इसमें निकालना है। सबसे पहले ये थोड़ा सा रफ कर दूँ। फिर इसमें लिखा है कि डेट ऑफ फायर आपकी गिवन है 1/3/2016, इसका मतलब कि ये अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है। देन टर्नओवर फ्रॉम 1 मार्च ऑफ 2015 टू 29 ऑफ 20, मतलब ये पूरा 1 ईयर का टर्नओवर दे रहे हैं वो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपका 1 मार्च 2015 से 29 फरवरी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए रेट ऑफ फायर दिए, दैट इज़ 80 लाख। अग्रीड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। स्पेशल सर्कमस्टांसिस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर। इसमें लिखा है कि टर्नओवर स्पेशल संख्या 10% से बढ़ गया। आपसे कह रहे हैं इंश्योरेबल वैल्यू निकालने। इंश्योरेबल वैल्यू निकालने के लिए आपका जो भी 88 लाख जो आपका टर्नओवर है, उस पर आप ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज़ GP रेशियो निकाल दीजिए 20%। जब आप 88 लाख का, ठीक है, 88 लाख का 20%, अगेन आपको बताया था ना, जब आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 20% निकालने जाएंगे तो 176 के हो जाएगा, ठीक है, 1,76,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये 1,076 जो आपका, ये जो इस पर 10% का इंक्रीज़ हुआ है, अगर 1,76,000 का आप 10% करोगे तो दैट बिकम्स 17,600। 17,600 को आप 1,76,000 में ऐड कर दीजिए, आपका 19,36,000, ये ऑप्शन ए आ जाएगा। नाउ कम टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेफिनेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। प्लीज ये आपका, आप देख सकते हो कि जो रियल अकाउंट होता है, जो भी आपके जो फिक्स एसेट्स होते हैं जनरली लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, दे ऑल आर कवर्ड अंडर रियल अकाउंट्स। वे पर्सनल अकाउंट एक्चुअली इन द नेम ऑफ एनी पर्सन आप कंसीडर कर सकते हो। नॉमिनल में सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस जितने भी अकाउंट होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज ए नॉमिनल अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज द पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आगे हम चलते हैं, लीगेसीज आर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीगेसीज क्या होती है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, उसने मरने से पहले अपनी एक विल बना दी कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो पर्टिकुलर नॉन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कहीं ट्रस्ट पे दे देता है, ठीक है। तो जो वो अमाउंट दे रहा है ना, वो दैट बिकम्स लीगेसीज। ये क्या हो जाए, ये सीधी बात है कि कोई किसी ने अमाउंट दे दिया, इसका मतलब कि सीधी बात है वो आपका कैपिटल हो गया। ये दिमाग लगाने वाली बात है कि ये तो कैपिटल हो गया, ठीक है। अब कैपिटल से देखिए 2 ऑप्शन है, कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस शीट, कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जब हमें नहीं पता होता कि कहाँ चला गया, तो उसको सस्पेंस में डाल देते हैं कि श्योरिटी नहीं है। बट यहाँ तो हमें पता है कि पैसा कैसे है, ये अमाउंट कैसे आया, तो सीधी बात है इसे बैलेंस शीट में डाल दिया जाएगा। ऑन दी लाइबिलिटी साइड्स, आपको पता होगा कैपिटल ऑलवेज कम टू दी लाइबिलिटी साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। नाउ कम टू द, आपके कैपिटल में आपको याद होगा जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऐड होता है, अदरवाइज लेस होता है, ये सब डिटेल है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 64, द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू, इसका सीधा आंसर है कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, 64 का। तो देखिए मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ कंसाइनमेंट वाला क्या चक्कर है। तो लाइक कि आपका क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि आपके समझ लीजिए होलसेल मार्केट है। होलसेल मार्केट से क्या आप हमेशा डायरेक्ट आपको परचेजिंग मिलती है एंड कस्टमर को? नहीं, बीच में क्या होता है, मिडल मैन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेलर। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रिटेलर हैं, इट इज़ कंसिडर एज ए कंसाइनमेंट, ठीक है। तो अपना गुड्स एंड सर्विसेज को, स्पेशली गुड्स को सेल कराने के लिए क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जो क्या करता है कि गुड्स को होल्ड करके रखता है और वो सेल करता है, ठीक है, ओनर के बिहाफ में, और उसके बदले वो कमीशन लेता है। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट है। तो यहाँ पर जो भी एबनॉर्मल लॉस सडन आता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाता है,
ठीक है, अगला हम देखते हैं व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर ए जॉइंट वेंचर द अमाउंट इज डेबिटेड टू। सीधी बात है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसमें क्या ही सोचना है। देखिए क्या होता है कि जब आप परचेज करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, आइदर इन कैश और इन क्रेडिट। अगर गुड्स परचेज इन कैश है, अगर वो मेंशनड है तो इट इज़ इन कैश, और अगर इन केस मेंशन नहीं है इट मीन्स कि वो क्रेडिट में लिया गया है, बेसिक अकाउंट्स में है। तो जब आप कैश में परचेज करोगे तो डेबिटेड टू कैश हो जाता है, अदरवाइज अगर आप क्रेडिट में परचेज करोगे तो डेबिटेड टू द क्रेडिटर। यहाँ पे कौन है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ये होप सो आप समझ गए होगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दिया है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ COGS, सेल्स आपका 20 लाख दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेट। सीधी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए भाई सेल्स में जो भी आपकी कॉस्ट वैल्यू होगी वो आप डिडक्ट कर दो, प्रॉफिट निकल आएगा। सीधी बात है भाई। ठीक है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 20,000 का आप माल लेके आते हो। ठीक है, 20,000 का माल लाते हो, 30,000 में बेचते हो, बट क्या 30,000 आपका टोटल प्रॉफिट है? नहीं, 20,000 में लाने में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लो 5,000 रुपये भी ऐड हुआ होगा, तो दैट मीन्स कि 25,000 वो हो गया, 30,000 ये, मतलब आपको नेट प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो 5,000 का हुआ है। यहाँ पर ये बेसिक वो चीज़ आपको समझा दी। तो यहाँ पे सेल्स क्या है, 20 लाख की है। कॉस्ट आपको कह रहा है कि COGS के बाद भी जो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% हुआ है। दैट मीन्स कि प्रॉफिट हुआ है 25% को आप कैसे लिखोगे, 125/100। मैंने मैथ्स के सेक्शन में आपको बताया था ये कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप इसे लिखोगे तो x+25x/100 करके करोगे तो एट द एंड वो 125x/100 करके आएगा। तो यहाँ पर हम सीधे 125/100 दैट मीन्स कि 5/4, तो 20 लाख पे जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला था वो कितने का मिला था, 125/100 का मिला था। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 लाख रुपी। ठीक है, ये आपका 16 लाख आ जाएगा। 20 लाख आपकी सेल्स थी, कॉस्ट वैल्यू आप कितनी लगी, इसका मतलब एट द एंड में जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा ग्रॉस प्रॉफिट वो 4 लाख का हुआ होगा। दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी आप समझ लो, ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जिसमें कोई भी तरीके का टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ हो, और जब टैक्स डिडक्शन हो जाता है दैट बिकम नेट प्रॉफिट, मतलब फाइनल जो इन हैंड आपके सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद, सब कुछ दे लेने के बाद जो आपके हाथ में जो रेसिडुअल कैश बच रहा है दैट इज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हमारा यहाँ तक हमने कर लिया, 66 तक। 67 पे आना है, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम इज, ये क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और लाइबिलिटी अकाउंट। दैट इज नॉमिनल अकाउंट अभी डिस्कस किया था। ब्रांच अकाउंट एक फिजिकल ईयर में एक बार बनता है, जिसमें हमारे सारे हम लॉसेज, एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम, ठीक है, रेवेन्यूज़, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। ठीक है, और इसमें डेटा सिस्टम में जो ब्रांच अकाउंट होता है वो हर ब्रांच में एक उनके जो हेड ऑफिस लेजर होती है उसमें अकाउंटिंग भी मेंटेन किया रहता है। एंड इसमें ये इस तरीके से बनाई जाती है ताकि ये प्रॉफिट और लॉस जो भी ब्रांच का रहता है वो इक्वली, मतलब पूरा प्रॉपरली डिस्क्लोज हो, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है नेचर में। रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या होता है बता ही दिया। आगे चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपोर्शन ओवर द डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू हॉर्स पावर ऑफ मोटर, नंबर ऑफ लाइट्स, हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आर और मशीन आर। तो सीधी बात है, हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आर। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इक्वल, हम कोशिश करेंगे इक्वल। तो भाई जिस डिपार्टमेंट में जितने भी हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिसिटी हो, कितने घंटे यूज़ किया, आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल निकल जाए। भाई किसी ने 5 ही घंटा किया तो उसको 5 घंटे के हिसाब से उस पर बिल चार्ज करो, किसी ने 10 घंटे यूज़ किया तो उस पर 10 घंटे के हिसाब से करो, कितने हॉर्स पावर कर ले, जितनी वो यूनिट कंज्यूम करेगा। तो ये वो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अंडर विस स्केड्यूल ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। सीधी बात है, स्केड्यूल 3 में मेंशन्ड है। यहाँ पर क्या होता है, आपका सारा बेसिक ये आपके बैलेंस शीट में आपका क्या फॉर्मेट होगा फाइनेंशियल सिस्टम का, कंपनी का, वो मेंशन्ड होगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन होंगे बैलेंस शीट बनाने के। ठीक है, बैलेंस शीट के जनरल इंस्ट्रक्शन के स्केड्यूल 3 बात करता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द अकाउंट सेक्शन।
in the absence of any provision of partnership agreement, profit and loss are shared by partner is, ये तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए, इक्वली। देखिए पार्टनरशिप डीड होती है तो उसमें अगर नहीं मेंशन्ड है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो जो भी उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा सबका, मान लीजिए ABC ने 10%, 20%, सॉरी मान लीजिए यहाँ पे तीन है, A, B और C, यहाँ पे 10,000, 20,000 और 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो इनका जो प्रॉफिट निकल जाएगा वो 1:2:3 के फॉर्म में निकल जाएगा। कि इनको जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकाल दोगे आप, कि इनका 10,000, 20,000 है, मतलब 1/10, 1/20, 1/30 करोगे कैल्शियम, अरे LCM लेके आप जब करोगे तो उनका प्रॉफिट 3:2:1 के प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। खैर ये निकाल के भी हम देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी दैट जो इसका ये LCM आएगा वो आएगा 6:3:2 में, मतलब जो इनको प्रॉफिट बटेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल 6:3:2 में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये अमाउंट इन्वेस्ट हो गया। सो गाइज थैंक यू फॉर टुडे। आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।